आज देखना है कि किस किसने क्या क्या काम कर लिया है। बैठो बैठो। देखो, जो भी काम है वो डेली लेके आना ही आना है, ठीक है ना। इतने बैग इतना भारी नहीं है कि उसमें एक कॉपी ना आए। मैंने आज न्यूमेरिकल्स चेक करने थे सारे, क्योंकि बच्चे ऐसा है कि हम करे जा रहे हैं, कहीं किसी को कैलकुलेशन में मिस्टेक्स है, कोई नहीं लिख पा रहा है, ये भी पता होना चाहिए ना, ठीक है ना। ये किसकी कॉपी है? राइटिंग किसकी है? नाम लिख लो सर। सब्जेक्टिव पे नाम लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैंने अलग कर ली, मुझे बहुत दिक्कत हुई फिर। ये किसकी कॉपी है? ये ओजस की है शायद। कदम दे पहले, रिकॉर्ड तो रखना है जैसे। एक बार मार्क्स लेने के बाद फिर मैं ये कॉपी दे दूँ। बच्चे, जिसको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना नहीं आ रहा है ना, वो आप मुझे बताना है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको नहीं लिखना आ रहा है, यू हैव टू टेल मी कि भाई ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो लास्ट टर्न पे हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी खत्म की थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में we have discussed certain formula that energy h nu hc over lambda, this is the energy of one quantum और one photon। जहां पर h की वैल्यू बोलिए बच्चे क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 raised to the power minus 34 unit joules into second, ठीक है। और c की वैल्यू हमें पता है, ये दी नहीं जाएगी, 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पर हमारी एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर एक से ज्यादा फोटोन है तो टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये टोटल एनर्जी किसकी होगी? रेडिएशन की। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन, and this energy is equal to number of, it is equal to number of photons or quantas multiplied by energy of each photon। ये सिंगल फोटोन की है, इट इज n मल्टीप्लाइड बाय hc ओवर lambda। दिस इज द एनर्जी ऑफ n फोटोन। ये हमारी क्या हो गई? एनर्जी ऑफ n फोटोन। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये हमारी एनर्जी किसकी हो जाएगी? सिंगल फोटोन। This energy will be of single photon. It is single photon, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में बच्चे
कई बार क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल्स में पावर दिया जाएगा। बच्चे पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अगर जूल्स में है और टाइम सेकेंड्स में है तो इसको हम कह देते हैं पावर विच इज इक्वल्स टू 1 वॉट, और इसको रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड भी कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ओजस, इज दिस योर पेपर? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। पूरे मार्क्स सिर्फ ओजस के हैं। ऑब्जेक्टिव में मौलिक हैज डन वेरी गुड एंड इन सब्जेक्टिव ओजस हैज डन वेरी गुड। ये पावर हो गया। इज इट ओके? एंड इट इज नॉट वे कि दिस हैज डन वेरी गुड, एवरीबडी कैन डू गुड। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट था जिसमें आपका पहली बार क्वेश्चंस का एक्सपोजर था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस की ड्रिलिंग कैसे होगी। ठीक है, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करके हम दोनों चीजों पे अपना ग्रिप बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तब तक नहीं सॉल्व हो पाता जब तक आपके बेसिक क्लियर ना हो, और बेसिक किससे क्लियर होंगे? सब्जेक्टिव। इज इट ओके? एनसीईआरटी सबने खरीद लिया? एनसीईआरटी खरीदी हुई है? खरीद ले, सबने खरीद लिया। अमिताभ, एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी रखनी है बच्चे, और जितना टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ संडे वाले दिन वो एनसीईआरटी उतने टॉपिक तक आपको पढ़नी है, और उसमें जो चीजें आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझना है उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना है और नेक्स्ट में से पूछना है। ठीक है, तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम देयर विल बी स्लाइड चेंज इन टाइम टेबल। टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंज होगा। आज क्लास है, आज आपके पास फिजिक्स की क्लास है, मेरी नेक्स्ट क्लास थर्सडे होगी। ठीक है ना? इट शुड बी ऑन वेडनेसडे बट इट शुड विल बी ऑन थर्सडे। तो द चेंज इन टाइम टेबल इज लाइक दिस कि मंडे 2:30 to 4:30 will be your math class, जिसका मैथ्स है। ठीक है, एंड 5 to 7 is your physics class, and Tuesday 2:30 to 4:30 will be your bio class, and 5 to 7 will be your chemistry class। मतलब आना रूटीन वही है। एक जिसका सुपर मेडिकल है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसके पास बायो या मैथ्स है उसमें से एक दिन एक क्लास लगती है, एक दिन दो क्लास लगती है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेबल में चेंज है। अब बायो जिसके पास मेडिकल है उसकी बायो और केमिस्ट्री की क्लास सेम दिन होगी। ठीक है ना? टाइम टेबल वही है, ओनली द डेज हैव बीन चेंज ड्यू टू सम लिमिटेशन। ओके, आज होगी, अभी आज और कल सेम टाइम टेबल चलेगा। आज और कल वही टाइम टेबल चलेगा। जो वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे को आपको 2:30 to 4:30 विल बी और मैथ क्लास जो केमिस्ट्री होती थी, फिजिक्स एज इट इज है, और बायो जो आपकी 5 to 7 होती थी वो बायो 2:30 to 4:30 होगी, और उसके बाद केमिस्ट्री 5 to 7। यानी कि केमिस्ट्री का ये जो वाला टाइम है ये शाम को शिफ्ट हो गया है, बिकॉज आई नीड टाइम कि 7 o'clock के बाद जो भी बच्चा जो भी पूछना चाहे आई विल सिट देयर एंड टेक योर डाउट, क्योंकि इसके बाद इमीडिएटली फिजिक्स की क्लास होती है तो फिर जाना भी पड़ता है। कैलकुलेशन जो है अभी, क्योंकि ये सारी चीजें ना थोड़ी थोड़ी चीजें करके हमें सिखानी है, तो दिस विल बी योर टाइम टेबल। 2 दिन वही चलेगा, आज और कल, उसमें कोई चेंज नहीं है, ताकि क्लासेस सारे रूटीन है। फ्रॉम वेडनेसडे इट विल बी लाइक दिस। ओके, डन विथ? चलो, तो ये हमारी होगी। इसके न्यूमेरिकल्स मैंने बच्चे आपको दिए थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू इट? मौलिक, कितने क्वेश्चंस किए? हाँ हाँ, दिखाओ मुझे वर्कशीट, दिखाओ बच्चे, शो मी द वर्कशीट। बच्चे हमारी थर्ड वर्कशीट तक पूरी डिस्कस हो गई है। थर्ड वर्कशीट वी हैव डिस्कस कंप्लीटली।
आज हमारा फोर्थ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की वर्कशीट डिस्कस होनी है, वर्कशीट 4। वर्कशीट 4, a 100-watt bulb, what is meant by 100 watt? 100 watt का मतलब हो गया इट इज 100 joules पर सेकेंड। मैंने ग्रुप में नोट्स भेजे थे, देखिए आप लोगों ने, एक ग्रुप बनाया है केमिस्ट्री का, उसमें हाँ ज्वाइन करना होगा, और उसमें अब तक के जितने नोट्स हैं वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मैंने भेजे हुए हैं कि अगर किसी का कोई भी चीज लैग कर जाती है तो आप वहां रेफर कर सकते हैं। हाँ ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के जितने नोट्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थे वो मैंने भेजे हुए हैं सारे। इज इट ओके? नहीं हो तो मैम से एक बार पूछ लेना, तान्या मैम से। 100 watt मतलब एनर्जी ऑफ 100 जूल्स पर सेकेंड। चलो, लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। हाँ भाई, कौन कन्वर्ट करेगा 400 नैनोमीटर को मीटर्स में? डायरेक्ट करने लग जाओ आप। 400 नैनोमीटर, 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। Yes, very good. It is 4 into 10 raised to the power -7 meters. अब you know they calculate the number of photons. Now बच्चे मीटर, it is 4 into 10 raised to the power -5 centimeters बेटा। It is 4 into 10, 400 Vaishnavi, it is 400 into 10 raised to the power -9 meters है ना बेटा, ठीक है। तो बच्चे इन्होंने दे रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला ये वाला हो गया। टोटल एनर्जी हमको दे रखी है, नंबर ऑफ फोटोन्स आपसे पूछा है, और एनर्जी ऑफ वन फोटोन hc/λ से निकाल सकते हैं। यानी कि हियर वी विल कैलकुलेट टोटल एनर्जी is equal to n multiplied by hc/λ. Can we calculate hc/λ? H is 6.626 into 10⁻34. C is 3 into 10 raised to the power 8, and lambda is 4 into 10 raised to the power -7. It is 4 1s are 4 8s are 24, 4 5s are 20, 1.858 into 3 divide into 3 into 10 raised to the power। बच्चे देखो ये होगा -34, ये पावर हो गई +8, और ये -7 अगर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +7। एंड इट इज 3 8s are 24, 3 5s are 15 17, 3 8s are 24 5 into 10 raised to the power +8 +7 is +15, it is -19। मतलब, और इट इज एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। बच्चे ये क्या आ गई, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, एंड दिस एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन विल बी इन जूल्स। लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है, तो टोटल एनर्जी आपकी 100 हो गई, एंड मल्टीप्लाइड द एनर्जी ऑफ वन फोटोन हमने निकाल ली 5.574 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19। तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो जाएंगे बच्चे, 100 डिवाइडेड बाय 5.574 into 10 raised to the power -19. It is 100 divided by 5.574 into 10 raised to the power +19। 5 से अप्रोक्सीमेटली डिवाइड किया तो 5 2s are 10, then it is 20, अप्रोक्सीमेटली 20 या 19 समथिंग आएगा क्योंकि 5.4 है। So when you calculate it will come out to be this much photon, 4.8 समथिंग आ जाएगा। कैन यू डू इट? ओके, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली? कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स, इट इज 5 into 10 raised to the power 10। ओके, इट विल बी 2.052 आएगा बच्चे।
5 2 10 होगा ना, तो इट विल आंसर विल बी 1, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाले न्यूमेरिकल्स किस किस ने ट्राई किए थे? अन्वेषा हुए थे? पुष्पन ने आज कैलकुलेशन मिस्टेक सॉर्ट आउट हो गई है। वैष्णवी ठीक है, काम वर्कशीट का काम हो गया, मतलब पूरा काम करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा करना है, ठीक है ना। तो भैया बेटा अगर ये मेक इट अ प्रैक्टिस व्हेन वी कंप्लीट द टॉपिक देन वी आर सपोज टू डू द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। करण नहीं किए, सब्जेक्टिव नहीं किए। देखो हाफ है जनता है जन ऑब्जेक्टिव, हाफ सब्जेक्टिव। मौलिक नहीं हुए थे तो वो पूछना बेटा, ठीक है। बच्चे देखो इस तरह से आपको जो एक दिन का बीच का टाइम मिलता है उसमें आपने टॉपिक के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे करने हैं, क्योंकि इफ आई स्टार्ट डिस्कसिंग द वर्कशीट हाफ इज डन ऑब्जेक्टिव हाफ इज डन सब्जेक्टिव, तो आई एम नॉट लाइक वीर सहस्त्रबुद्धि, एक तरफ सब्जेक्टिव एक तरफ ऑब्जेक्टिव। और बच्चे इस स्टेज पर थोड़े टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में से आपको 2-3 में डाउट हुआ करेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। तो अभी मुझे आपको पूरी शीट डिस्कस करनी होती है तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि सम इज डन ऑब्जेक्टिव सम इज डन सब्जेक्टिव। तो एक दिन का टाइम आपके पास होता है। इफ द टॉपिक इज डन यू आर सपोज टू डू इट। इसीलिए मैंने तान्या मैम से कह के ग्रुप बनवाया था ताकि मैं उसमें अपडेट कर सकूं कि दिस इज योर होमवर्क, दिस यू आर सपोज टू डू इट। So I can't discuss this worksheet right now. All of you are supposed to do worksheet 4 और परसों मुझे सबकी कॉपी यहाँ चाहिए। जो होमवर्क कॉपी आपने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की करने के लिए बनाई है वो कॉपी मुझे देखनी है। आई विल चेक इट, सबकी सीट पे आके मैं इंडिविजुअली कॉपी चेक करूंगी, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे हाँ परसों मतलब थर्सडे, लकीली तुम्हें 2 दिन का टाइम मिल गया, ठीक है ना। अब इसको मैं डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि किसी ने किया है किसी ने नहीं किया, इसकी है। प्लीज डू द वर्क। तो हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कर दी और मौलिक आगे मैंने क्या बताया था लास्ट टर्म तक, वी हैव डन द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन। क्या था थ्योरी, क्या थी बेटा लास्ट? हाँ आइंस्टीन तक मतलब ड्यूअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन। इसके बाद मुझे एक्सप्लेन करना है बच्चे ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड दैट आई एम जस्ट लिविंग इन बिटवीन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी नहीं स्टार्ट कर रही हूँ और इसका रीजन ये है कि केमिस्ट्री में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स का लेवल ये है। यही एक ऐसा टॉपिक है जिसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से मुश्किल तक चले जाते हैं। तो पहले मैं आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से न्यूमेरिकल से मैं चाहती हूँ एक बार उसकी क्लैरिटी हो, तब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे पूछें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन हमेशा आता है, केमिस्ट्री में नहीं आया तो फिजिक्स में आया, दोनों में कॉमन टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेम कंसेप्ट है दोनों में। तो अभी जब तक आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्लियर नहीं होगी आपको, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर मूव नहीं कर सकते, क्योंकि समझाने वाला भी टॉपिक भी है और न्यूमेरिकल्स भी है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी विल डू आफ्टर व्हेन योर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरीज एंड वो भी मोस्ट प्रोबेबली बहुत थ्योरी तक, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है। यहां तक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक न्यूमेरिकल्स आते हैं अच्छे वाले। बच्चे न्यूमेरिकल्स हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का एक ये ट्रांजिशन फेज है। 10th तक तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नाम की कोई जंतु थी ही नहीं, कुछ नहीं था। वहां तो क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेसिस कार्बन इन कंपाउंड, कोई न्यूमेरिकल नहीं। और कई लोगों ने तो मैथ से डर के बायो लिया था, फिर उनको लगता है अरे ये तो फिजिक्स भी मैथ्स है केमिस्ट्री भी मैथ्स है।
न्यूमेरिकल्स तो आने ही हैं, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब न्यूमेरिकल्स, इनऑर्गेनिक में एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। और दिस इज द रीजन व्हाई नो टीचर स्टार्ट विद द फर्स्ट लेसन ऑफ द एनसीईआरटी मोल कंसेप्ट, क्योंकि मोल कंसेप्ट एक ऐसा लेसन है जो की बैकबोन है, और हम उस लेसन को आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते टाइम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बैकबोन है। मोल मतलब थर्मोडायनेमिक्स मोल, काइनेटिक्स मोल, सोल्यूशन मोल, इक्विलिब्रियम मोल, रिडॉक्स मोल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मोल, कहीं भी आप चले जाओ मोल का यूज होना है। तो मैं चाहती हूँ वो लेसन आप तब करें जब आपकी सब्जेक्ट के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है ना। केमिस्ट्री के बारे में व्यूज भी चेंज हो गए होंगे, पहले तो थेरी थेरी चले जाती थी, अब भाई केमिस्ट्री तो ये मैथ्स वाला भी पार्ट शुरू हो गया है। तो न्यूमेरिकल्स करने की मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, धीरे धीरे करके कैलकुलेशन सिखा रही हूँ कैसे हमें करना है, और जब ये चीज डेवलप हो जाएगी तब हमने उसको उठाना है। इज इट ओके? तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं आप मुझे दिखाओगे, मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टच नहीं कर सकती, क्योंकि सारा का सारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कंसेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लग रहा है। हर जगह एच न्यू, एच सी ओवर लेमडा, एच सी ओवर लेमडा डैश, एच न्यू नॉट, यही यूज होना है उसमें थ्रू आउट। First do the questions of Planck's quantum theory. Complete fourth worksheet. तो बच्चे, अब हमने कहा जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हुआ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद हुआ थॉमसन ने की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद गोल्डस्टीन ने अपना फॉर्म किया, और जब उसने चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल की तो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। फिर क्वेश्चन अराइज हुए कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दिया उसने कहा जितना भी प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, नेगेटिवली चार्ज है इन द पॉजिटिवली चार्ज, और इस तरह से थॉमसन भी एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन थॉमसन वाज नॉट एबल टू ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन
एटम स्टेबल क्यों है? अगर नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स क्यों नहीं करता है? तो मौलिक, ये जो मॉडिफाइड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में इसमें कंसेप्ट आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनिशियली रदरफोर्ड डज नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग. Say, first, does not explain the stability of an atom. Second, does not explain the spectral lines. And third, does explain the distribution of electron around the nucleus in an atom. तो बच्चे, अब इन तीन ड्रॉबैक्स को दूर करना है तो हमें आगे बढ़ना है. तो सबसे पहले हमने रदरफोर्ड का जो दूसरा ड्रॉबैक था, स्पेक्ट्रम, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम. तो अब हमें एक्सप्लेन करना है कि भाई ये स्पेक्ट्रम क्या होता है. एंड स्पेक्ट्रम मतलब रिलेटेड टू लाइट. स्पेक्ट्रम मतलब रिलेटेड टू लाइट. सो डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल. बोर मॉडल ने स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था, लेकिन उससे पहले बोर मॉडल के लिए कौन कौन से डेवलपमेंट किए गए. तो स्पेक्ट्रम मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइट. तो जैसे ही लाइट आ गई, हमने सबसे पहले पढ़ने की कोशिश की कि भाई लाइट का नेचर क्या है. What is spectrum? Has anybody seen spectrum? कौन सा? रेनबो. यस, रेनबो इज अ स्पेक्ट्रम. तो बच्चे, हमें लाइट ब्लेंड ऑफ हो जिस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेडिएशन? ब्लेंड ऑफ 7 टाइप्स ऑफ रेडिएशन. कौन सी? ई, आई, बी, डी की अपनी फ्रीक्वेंसी है और अपनी वेवलेंथ है. तो वी विल से विजिबल स्पेक्ट्रम. Visible spectrum consists of video, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो बच्चे क्या होता है? वेवलेंथ क्या है? Minimum. Frequency is maximum and wavelength is minimum. And we know that energy is directly proportional to nu. तो वायलेट कलर की रेडिएशन की एनर्जी भी क्या होती है? मिनिमम. वेवलेंथ क्या हो जाएगी? मैक्सिमम. और रेड कलर की रेडिएशन की एनर्जी हो जाएगी मिनिमम. ठीक है? ओके, डन.
हाँ, रेनबो क्यों मिलता है बताना जरा। विजिबल लाइट को अलग अलग तरह की वेवलेंथ में स्प्लिट कर देती है और हमें अलग अलग कलर के बैंड मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं रेनबो। तो रेनबो इज अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। रेनबो क्या है? स्पेक्ट्रम हो। Splitting of a beam of light into रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट अलग तरह की रेडिएशन की बनी हुई है, उसमें स्प्लिट हो रही है। और फ्रीक्वेंसी आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म और डिफ्रैक्शन सेवन बैंड्स में स्प्लिट हो गई। और उस स्प्लिटेड पैटर्न को जब आप प्लेट के ऊपर रिसीव करते हैं, स्पेक्ट्रम। ओके, सो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? द स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोग्राम, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट को स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोग्राम कहते हैं। एंड द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वर्ड आपने बहुत पढ़ा होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम एनालिसिस करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ रेडिएशंस, the spectra are broadly classified into emission spectrum and absorption spectrum। यानी कि स्पेक्ट्रा को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, दैट इज द इमिशन स्पेक्ट्रम एंड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देयर आर आफ्टर दिस, इतना लिख लिया बच्चे? हाँ लिख लो। हम्म।
इस ब्रांच में जिसमें स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। रिटन बस आगे नहीं लिखना, नहीं बस क्या तक। द स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप्स। इमिशन नहीं लिखना है बस। लिख लिया समय? स्पेक्ट्रम आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। फर्स्ट इज द इमिशन स्पेक्ट्रम and second is the absorption spectrum. The spectrum are of two types, emission spectrum and absorption spectrum. Emission spectrum is further of two types. Emission spectrum is further of two types. That is the continuous spectrum and band spectrum. Emission spectrum and absorption spectrum. Emission spectrum is further of two types, continuous spectrum or band spectrum. Band spectrum, and we can further divide it as line spectrum. Continuous spectrum, band spectrum और line spectrum. ठीक है, हमने कोई भी incandescent object, we are taking any incandescent object, let us consider a electric bulb. It is emitting radiation. जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, अमितोज कौन सी हैं? विजिबल.
विजिबल रेडिएशन। इन विजिबल रेडिएशंस को हमने प्रिज्म के थ्रू पास किया। प्रिज्म ने इस विजिबल रेडिएशन को डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में स्प्लिट कर दिया और यहां से प्रिज्म से निकलने के बाद इन रेडिएशन को जब आपने फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया, इन रेडिएशन को जब फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया तो जो इम्प्रिंट मिला, वी इस इम्प्रिंट को हम कह देते हैं स्पेक्ट्रम। दिस इम्प्रिंट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। When a visible light is passed through prism, the different wavelength radiations splitted. यानी कि यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, प्रिज्म क्या कर रही है, splitting of radiations of different wavelengths. वैष्णवी, स्प्लिटिंग ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ को हमने क्या कहा है, हमने डिस्पर्जन। यानी कि प्रिज्म के थ्रू पास करने पे जो विजिबल लाइट है उसका क्या हो रहा है, डिस्पर्जन। एंड द विजिबल लाइट इज डिस्पर्स्ड, स्प्लिट इनटू द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, और उन वेवलेंथ को फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया तो जो इम्प्रिंट मिला उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, बना सबने लिया। लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछूंगी, बताओ कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशंस जो हैं कहां पर आएंगी, अभी बता दियो, एक मिनट। डन। ये हमारा कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया, इमिशन स्पेक्ट्रम। दिस इज आ इमिशन स्पेक्ट्रम। ऑब्जेक्टिव के लिए बताने जा रही हूं क्या होगा। डन। ये मैंने अलग से इम्प्रिंट बनाया है, इन रेडिएशन के लिए नहीं लिखा, वो लिखूंगी मैं अभी। ये देखो बच्चे, इमिशन स्पेक्ट्रम हमारा हुआ जैसे कि कोई भी इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट है, वी आर टेकिंग इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट, दिस इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट जिसको मैंने बल्ब बनाया या किसी भी गैस को हीट किया, हीट करने पर इसमें से रेडिएशंस निकली, उन रेडिएशन को हमने प्रिज्म के थ्रू पास किया, ये हमारा कोई भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पैटर्न हो गया, प्रिज्म हो गया, तो कोई भी लाइट डिफरेंट कलर की रेडिएशंस में स्प्लिट हो गई और उन स्प्लिटेड रेडिएशन को आपने एक फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया, उसको हम कह रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। गॉट इट? डन। समझ आ गया स्पेक्ट्रम क्या होता है? अब दिस स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और द लाइन स्पेक्ट्रम। वैसे एक देख लेना, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और द लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे विजिबल लाइट का है, विजिबल लाइट के आपको अलग अलग तरह के बैंड्स मिलते हैं, तो विजिबल लाइट का कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, बैंड स्पेक्ट्रम। But these bands are merging to be so much in each other that we get a spectrum which is called as continuous spectrum. यानी कि जिसको मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस है, बैंड है, लाइन है, तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली द मर्जिंग ऑफ द बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर। अलग अलग तरह के बैंड्स है, रेनबो में आप सारे कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, वो अलग अलग तरह से मर्ज रहते हैं। तो हम कहेंगे कि अगर डिफरेंट बैंड ऑफ कलर्स हैं, बट दीज बैंड्स ऑफ कलर्स आर seems to be merging in so much in each other that the spectrum obtained is called as the
कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे रेनबो में आप कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, सारे के सारे कलर्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे में मर्ज करते हुए दिखते हैं, और ऐसे बैंड स्पेक्ट्रम को हम क्या देते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो बच्चे जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, दिस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज ऑल अ टाइप ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम, जो कि विजिबल लाइट का गया होता है। इन दिस स्पेक्ट्रम of color, that is one color merges into other without any discontinuity, that is light from the sun, visible light, the filament of bulb, flame of candle, etc. shows continuous spectrum. When a beam of visible light is passed through the prism and the diffracted rays recorded over photographic plate gives a continuous spectrum. Otherwise, it is a band spectrum, but these bands are seems to be merging in so much each other that the spectrum obtained is called as the continuous spectrum. So, emission spectrum एक हो गया continuous, band. Band is the merging of the spectral line which give continuous. Second is the line spectrum और atomic spectrum. जैसे कि आप सोडियम मेटल ले रहे हैं, सोडियम मेटल को हीट कर रहे हैं, हीट करने पर उसमें लाइट निकल रही है, उस लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करके जब आप फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव करेंगे तो हमें दो येलो लाइंस मिलती हैं, एक 5890 एंगस्ट्रॉन की, एक 5896 एंगस्ट्रॉन की। यानी कि सोडियम मेटल के स्पेक्ट्रम में आपको दो येलो लाइंस मिलेंगी, तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कह देंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। तो बच्चे हर मेटल का और हर एलिमेंट का अपना कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। जैसे सोडियम मेटल को हीट करेंगे तो दो येलो लाइन मिलेगी, पोटेशियम मिलेंगी, लिथियम को हीट करेंगे तो हमें पिंक लाइंस मिलेंगी। यानी कि हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो बिल्कुल उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है एंड डज नॉट रिजेंबल द स्पेक्ट्रम ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, लाइक ये देखा है, कौन डिटेक्टिव सीरियल्स देखता है, ठीक है, वहां पर कोई क्राइम हो जाता है, क्राइम सीन पे वो जाते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, फिंगरप्रिंट। क्यों क्यों फिंगरप्रिंट चेक करते हैं? yes. हर बंदे का फिंगरप्रिंट अलग होता है, इट डज नॉट मैचेस विद द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द अदर पर्सन। इसी तरह से हर एलिमेंट का अपना स्पेक्ट्रम, उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है एंड डज नॉट रिजेंबल द स्पेक्ट्रम ऑफ अदर एलिमेंट। So can I say the line spectra are like fingerprints of elements? आपको +1 में दे दीजिएगा, line spectra of elements are like fingerprints. Justify the statement. Can you justify? As the fingerprints of one human being does not resemble the fingerprints of other human beings. पानी रहा है, पानी है, जाके पीके। ठीक है, इसी तरह हर एलिमेंट का अपना एक लाइन स्पेक्ट्रा होता है and which is the characteristic of element and does not resemble the line spectrum of other element. That is why the line spectra is called as the fingerprints of element. Are you getting it? बैंड की मर्जिंग कॉन्टिन्यूअस है, लाइन अलग है, कॉन्टिन्यूअस बैंड हो गया, बैंड्स आर मर्जिंग इनटू ईच अदर व्हिच आर गिविंग कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन उसके बिल्कुल अलग हो गया। और हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो सुनो बच्चे, साइंटिस्ट ने क्या किया, हर एलिमेंट को हीट किया और हीट करने का उसके बाद उसमें से जो रेडिएशन निकल रही थी उनको डिफ्रैक्टिंग रेटिंग के थ्रू पास करके उनका स्पेक्ट्रम एनालाइज कर लिया और ये देख लिया गया कि इस एलिमेंट के लिए हमें इस वेवलेंथ की लाइन मिल रही है, इसके लिए ये वेवलेंथ की लाइन मिल रही है, और रिकॉर्ड करके रख लिया है। मतलब इट इज इन रिकॉर्ड कि अगर आप मरकरी को हीट करेंगे तो कैसा। तो आपको एक सैंपल दे दिया, कहा बताओ इस सैंपल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, बताओ कैसे पता करोगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। उस एलिमेंट के सैंपल को हमने क्या किया, हीट किया, हीट करने पर उसमें से लाइट इमिट हुई, उसको उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की गई, उसके स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया गया, फिर जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है उनको स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम से मैच किया गया, तो आप बता दोगे कि ये वाला स्पेक्ट्रम
एलिमेंट ये प्रेजेंट है सैंपल में, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम की रेफरेंस से, हेल्प से आप किसी भी सैंपल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है ये पता कर सकते हैं, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हर एलिमेंट के स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, बैंड स्पेक्ट्रम विच इज अ कॉन्टिन्यूअस। तो इमिशन स्पेक्ट्रम कितने तरह का हो गया, दो तरह का। इट इज कॉन्टिन्यूअस विच इज अ मर्जर ऑफ बैंड, एंड सेकेंड इज द लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप, राइट, कॉन्टिन्यूअस। बस बच्चे ये लिखा हुआ है, इसको नोट्स में मत कॉपी करना, बस लाइन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्लिक बैंड स्पेक्ट्रम को लिख दो। स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, spectrum of visible light, spectrum of visible light is a band spectrum oblique continuous spectrum। ठीक है, समझ गया। ये सारा आपकी सिनॉप्सिस में है, इसलिए आपको इनको लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करना, बस समझ आना चाहिए, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आना है वो एक ही आना है जो मैंने अभी बोला। सेकेंड देखो, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। When the emitted radiations emitted from heating the atom, when the emitted radiations obtained on heating an atom is passed through particular wavelength in the spectrum. When we get the lines of particular wavelength in the spectrum, we get the lines of particular wavelength in the line spectrum or atomic spectrum, which is called as spectrum. बच्चे लाइन स्पेक्ट्रम मतलब एनर्जी में थोड़ी है, तो आपको इमिशन स्पेक्ट्रम कब कब मिल सकता है, स्टार डाल के लिखो फर्स्ट, कब कब मिलेगा फर्स्ट, when an atom is heated, heated in a flame, when an atom is heated in a flame, first point. Second, electric discharge is passed through a gas at low pressure. Electric arc is passed through a gas at low pressure. मतलब आप लो प्रेशर पे अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो भी लाइट इमिट होगी, लाइक कैथोड रेज एंड एनोड रेज थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर। मतलब वहां से जो कैथोड एंड एनोड रेज में लाइट इमिट हो रही थी उसको प्रिज्म के थ्रू पास करते, फोटोग्राफ पे रिसीव करते तो भी स्पेक्ट्रम मिलता। ठीक है, सो व्हेन pass through a gas at low pressure, light is emitted. Electric arc is pass through a gas at low pressure, मतलब 10,000 का पोटेंशियल का करंट 0.012.3 mm ऑफ एचजी पे पास किया तो भी लाइट इमिट हो रही है।
These emitted radiations do not show a continuous spread of wavelength like this. Continuous spread of wavelength नहीं है from red to violet. Rather, they emit light only at specific wavelength. Such spectrum are called as line spectrum or atomic spectra because the emitted radiation is identify the appearance of bright light in the spectrum. The pattern of lines, the pattern of lines is characteristic of each element and thus known as fingerprint of an atom. लिखो line spectra of an element, line spectra of an element or atom, line spectra of element or an atom, line spectra of element or an atom are known as fingerprint of an atom, are known as the fingerprint of an atom, are known as the fingerprint of an atom because the line spectra of element is characteristic, because the line spectra of element is characteristic. Line spectra of element is characteristic. Line spectra of element is characteristic of an element and does not resemble the spectrum of other elements, and does not resemble the spectrum of other elements in the same way human being, in the same way as the fingerprints of human being. ठीक है, ये आ सकता है जस्टिफाई करने को. ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे, कंपटीशन के लिए आ सकती है. दिस लाइन कैन बी आस्क्ड इन कंपटीशन. The characteristic line in atomic spectra can be used in chemical analysis to identify unknown atom. बता दो, unknown atom identify करने के लिए हम spectral lines की help ले सकते हैं ना. Elements like rubidium, cesium, thallium, indium, gallium, ये एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट? रुबिडियम, सीजियम, इंडियम, थेलियम, गैलियम were discovered when their minerals were analyzed by spectroscopic method. क्वेश्चन आ सकता है कौन से एलिमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से डिस्कवर हुए हैं? कौन कौन से एलिमेंट है? इट इज रुबिडियम, सीजियम, थेलियम, इंडियम, गैलियम. मतलब दो फर्स्ट ग्रुप के हो गए, लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप वाले, और दो कौन से हो गए? बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला, गोभी इन थैला. कौन कौन से एलिमेंट हो गए? रुबिडियम, सीजियम, देन गैलियम, इंडियम, थेलियम. ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से डिस्कवर हुए हैं. ये क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में. एंड इवन हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. कि सन के अंदर हीलियम है. अब कोई साइंटिस्ट तो गया ही नहीं वहां एक्सपेरिमेंट करने, जाएगा तो क्या ही होगा उसका. तो कैसे पता चला कि सन में हीलियम है? सन से जो रेज निकल रही थी उनके स्पेक्ट्रम की एनालिसिस की गई तो हमें पता चला कि सन में हीलियम प्रेजेंट है. ये कॉम्पिटिशन के लिए पॉइंट्स हो गए. तो एब्जॉर्प्शन, इमिशन, स्पेक्ट्रम समझ आ गया? गॉट इट? क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है. लाइट कैसे निकलेगी मौलिक? हीट करो फिलामेंट में, या दूसरा ओजस, हाई करंट इज पास थ्रू द गैस एट लो प्रेशर. दोनों जगह लाइट इमिट हो रही है. ठीक है ना. उस लाइट को क्या करेंगे खुशमन? अब
प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। तो जो इम्प्रिंट मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम कितने तरह का होगा? दो। कौन सा? कॉन्टिन्यूअस और बैंड एक ही है, एग्जाम्पल विजिबल लाइट। और दूसरा लाइन और एटमिक स्पेक्ट्रम, ये किसका होता है? एलिमेंट का। एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम दूसरे एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से बिल्कुल डिफरेंट होता है, विच विल लेड टू द detecting the presence of particular element in a given sample. That is why the line spectrum of element is called as the fingerprint of element. समझ आ गया? Next, we will talk about the absorption. Absorption spectrum. Absorption. लाइट निकल रही है यहाँ से, कोई भी सोर्स है, कौन सी लाइट निकल रही है? विजिबल लाइट। सॉल्यूशन या मैं गैसियस वेपर्स भी ले सकती हूँ, उसके थ्रू पास। और यहां से जो लाइट निकल रही है उसको प्रिज्म के थ्रू पास किया, फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो, विजिबल लाइट गिर रही है, उसमें से अलग अलग तरह की वेवलेंथ रेडिएशन निकल रही है, वी आई, वी जी, वाई ओ आर। उस विजिबल लाइट को मैंने NaCl सोल्यूशन के थ्रू पास किया। तो NaCl सोल्यूशन ने क्या किया कि येलो कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली। NaCl ने क्या कर लिया? येलो कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली। और यहां से जो लाइट निकली है इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसमिटेड लाइट। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसमिटेड लाइट। तो ट्रांसमिटेड लाइट को जब आप प्रिज्म के थ्रू पास करके फोटोग्राफी प्लेट पे रिसीव करेंगे, तो जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन NaCl सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब करनी है, उसकी जगह आपको डार्क लाइन या डार्क स्पेस मिलेगा, और उसको क्या कह देंगे? एब्जॉर्प्शन। पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइन या बैंड सॉल्यूशन ना गैसेस जो वेपर फेज में प्रेजेंट है उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जिस जगह आपको येलो कलर की लाइन मिलनी चाहिए उसकी जगह क्या मिलेगा? ब्लैक बैंड या ब्लैक लाइन। एंड सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन। वेपर ऑफ गैसेस मतलब या तो आप कोई सॉल्यूशन ले लो या किसी गैस के वेपर्स ले लो, उसके थ्रू आप विजिबल लाइट को पास कर दो, तो वेपर्स ऑफ गैसेस या सॉल्यूशन उस विजिबल लाइट में से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस सॉल्यूशन में से जब लाइट आगे जाएगी, जो ट्रांसमिटेड लाइट है, उसको प्रिज्म के थ्रू पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया, तो जिस वेवलेंथ की रेडिएशन सॉल्यूशन या वेपर फेज ने एब्जॉर्ब करनी है उसकी जगह आपको क्या मिलेगा? डार्क लाइन या डार्क स्पेस, एंड दैट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ आ गया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें कब मिलेगा? जब ट्रांसमिटेड रेडिएशन में कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन गायब हो जाएगी। क्यों गायब हो गई? क्योंकि दोज वेवलेंथ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द सॉल्यूशन और द गैसेस इन द वेपर फेज। एंड ऐसे स्पेक्ट्रम को आप क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट? Absorption spectrum is obtained. Absorption spectrum is obtained when a visible light is passed through
visible light is passed through a solution, visible light is passed through a solution or through vapors of gases, or through vapors of gases which absorbs which absorbs the radiations of particular wavelength, which absorbs the radiations of particular wavelength, which absorbs the radiations of particular wavelength. As a result, as a result, as a result, when the transmitted radiations, as a result, when the transmitted radiations are passed through prism, as a result, when the transmitted radiations are passed through prism and received on photographic plate, passed through prism and received on the photographic plate, received on the photographic plate, the spectrum will have either dark lines or dark band. The spectrum will have either dark lines or dark bands. Spectrum will have either dark lines or dark bands, which forms absorption spectrum. Which forms absorption spectrum. Which forms absorption spectrum. देखो बच्चे, यहां से विजिबल लाइट गिर रही है, विजिबल लाइट को हमने हॉट कोल्ड गैसेस या किसी सॉल्यूशन के थ्रू पास, तो इसने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्सॉर्ब करनी है, और जब ट्रांसमिटेड लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया तो जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्सॉर्ब हो गई है वहां पर हमें क्या मिल रहा है, डार्क लाइन, and this constitutes the absorption spectrum. I think everybody is getting what is meant by absorption spectrum. Yes or no? When a white light is passed through a substance present in the vapor state or in form of solution, vapor state या in form of solution, then certain wavelengths are absorbed by it while rest are transmitted. कुछ wavelengths absorb हो गई, बाकी सारी क्या हो गई, transmit हो गई. The missing wavelengths which correspond to the radiation absorbed by the matter leave dark spaces in the bright continuous. If the transmitted light is passed through prism, then some dark lines are obtained in otherwise continuous spectrum, which is called as absorption spectrum. Dark lines at the same place in absorption spectrum, where colored lines are obtained in the emission spectrum for same substance. मतलब जिस substance की ने वो particular wavelength की absorption line absorb की है, emission spectrum में उस particular element की क्या मिलेंगी आपको, lines मिलेंगी, कलर लाइन्स मिलेंगी, लेकिन एब्जॉर्प्शन में अगर पर्टिकुलर एलिमेंट ने वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लिया उसकी जगह डार्क कलर मिलेगा. फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द इमिशन स्पेक्ट्रम. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, फोटोग्राफिक नेगेटिव. जिस वेवलेंथ की लाइन्स एब्जॉर्ब की है वहां पर क्या मिल जाएगा, डार्क लाइन. इमिशन में वहां ब्राइट लाइन्स मिलेंगी, लेकिन एब्जॉर्प्शन में वहां पर मिलेंगी डार्क लाइन. समझ आ गया, इमिशन एब्जॉर्प्शन समझ आ गया, पक्के वाली बात, ठीक है, समझ आया. अब मैं एक बात बताऊं, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, बस एक लाइन आई तो आई, जस्टिफाई दैट द लाइट स्पेक्ट्रम और एलिमेंट आर देयर फिंगरप्रिंट. ठीक है, पढ़ाया क्यों, क्योंकि यूज होना है आगे. इसमें से क्वेश्चन प्लस वन में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये समझ आते. समझ आया,
तो मैंने पूछा कि मैम ये पढ़ाया क्यों? पढ़ाया इसलिए कि आगे जाके मैं बोर्ड थ्योरी में बताऊंगी बच्चे देखो ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, डिफरेंट शेल्स, और इलेक्ट्रॉन यहां पर है और मैं कहूंगी इलेक्ट्रॉन इज एट इंफिनिटी। इलेक्ट्रॉन कहां पर है? इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब कौन सा डिस्टेंस? बहुत दूर, बहुत दूर। इंफिनिटी मतलब वेरी फार डिस्टेंस। मैं कहूंगी दिस डिस्टेंस इज इंफिनिटी। और मैम क्या बोल रही हूँ, ये इंफिनिटी हो सकता है? यस, यस। इंफिनिटी डिस्टेंस इज विद रेफरेंस टू एटम। इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पर है मतलब न्यूक्लियस की होल्ड उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं है। न्यूक्लियस की होल्ड उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं है। जब न्यूक्लियस की होल्ड उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? जीरो। और जब इलेक्ट्रॉन कहां पर है? इंफिनिटी। इंफिनिटी यहां 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 कहीं भी हो, न्यूक्लियस की होल्ड में नहीं, तो अमितोज वहां उसकी एनर्जी क्या हो गई? जीरो। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ला रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो केमिस्ट्री में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो है। अब ये एनर्जी रिलीज करता जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन या फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो तुरंत यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम। यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। जितना न्यूक्लियस के कोर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो बच्चे एक बड़ा अच्छा बोर्ड स्टडी का क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगी? इंफिनिटी। वहां क्या है? जीरो। और मिनिमम एनर्जी कब होगी? फर्स्ट शेल, क्योंकि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। अब आपने, सुमय ने पूछा कि मैम आप क्यों बताया जब इसमें से प्लस वन में नहीं आता है? तो मुझे इसलिए बताना पड़ा बच्चे कि मुझे बताना चाहिए कि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, क्योंकि रदरफोर्ड स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में नहीं बता पाया था कि कोई भी एटम इमिशन एब्जॉर्प्शन दोनों तरह का स्पेक्ट्रम दे सकता है। भाई क्यों दे रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। तो बोर्ड ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है फोर्थ में, हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? फोर्थ में। अब फोर्थ से वो फर्स्ट में आ रहा है तो क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इट विल रिलीज किस फॉर्म में? रेडिएशन। एनर्जी रिलीज करेगा किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में। तो उन लाइट को किसके थ्रू पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव करेंगे तो जो इम्प्रिंट मिलेगा वो क्या हो गया? इमिशन स्पेक्ट्रम। जो इम्प्रिंट मिला उसको क्या कहेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्या बताया मैंने उधर? इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे है, वहां पर उसकी एनर्जी क्या है? जीरो। अब उस इलेक्ट्रॉन को आप न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ला रहे हैं, तो मौलिक अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन अपनी स्टोर्ड एनर्जी रिलीज करेगा, तो इंफिनिटी पे तो जीरो है, और जीरो से भी कम होगी तो एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आता जाएगा उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट, देन इन द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड ई इंफिनिटी पे उसकी एनर्जी क्या हो गई? मैक्सिमम। यहाँ पर उसकी एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में जा रहा है तो तरंग क्या करेगा? वो हायर से लोअर में जा रहा है, मतलब इट इज गोइंग क्लोज टू द न्यूक्लियस। एनर्जी रिलीज होगी किस फॉर्म में? रिलीज होगी लाइट फॉर्म में। और लाइट को फिर के थ्रू पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया तो जो इम्प्रिंट मिला वो क्या मिलेगा?
कौन सा स्पेक्ट्रम? इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सब नोट इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ प्रेजेंट है, उसको यहां जाना है, तो क्या करेगा? एनर्जी गेन करे। कहां से? अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर विजिबल लाइट गिर रही है, उस विजिबल लाइट में से कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली एनर्जी की रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेगा। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, हायर ऑर्बिट में चला गया। तो लाइट गिर रही थी, उस लाइट में से सपोज एक्स वेवलेंथ की रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब कर ली है, तो यहां चला गया। और फिर जो रेडिएशन निकली हैं ट्रांसमिटेड, उनको प्रिज्म के थ्रू पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव करेंगे, तो एक्स वेवलेंथ की रेडिएशन उस स्पेक्ट्रम से गायब होगी, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो वाई रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया था कि हमें स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों मिलती हैं, लेकिन बोहर ने बता दिया कि व्हाई डू वी गेट स्पेक्ट्रल लाइन। बोहर ने कहा, जो मौलिक ने परसों पॉइंट डिस्कस किया था, मैंने उस पॉइंट तक तब पहुंची नहीं थी, इसलिए मैंने वहां फोकस नहीं किया, कि रदरफोर्ड ने कहा ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन बोहर ने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी। मतलब जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन कांस्टेंट। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन while moving in the particular orbit will remain constant, इसलिए इन ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ने एक ऑर्बिट में प्लॉट लिया, रहने लगा और मस्त पड़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहा है। लेकिन जब तक न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन कांस्टेंट। तो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट। उसकी एनर्जी बढ़ भी सकती है, उसकी एनर्जी कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द चेंजिंग ऑफ ऑर्बिट। एंड जो एनर्जी में चेंज है, दैट विल टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर एनर्जी बढ़ती है तो वी विल गेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एनर्जी कम होती है तो वी विल गेट इमिशन स्पेक्ट्रम। तो जो रदरफोर्ड के मॉडल की कमी थी कि रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई डू स्पेक्ट्रल लाइन, किसने समझाया? बोहर ने। ठीक है ना, बोहर एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। आगे बात समझ? ठीक है। तो हम रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां दूर कर रहे हैं। पहली कमी थी, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। हमने बोर्ड की हेल्प से समझा दिया, लेकिन इसको समझाने के लिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम में लाइट होती है, लाइट है, लाइट का कौन सा नेचर है, वेव नेचर है या पर्टिकुलर नेचर है, फिर डुअल बिहेवियर है, फिर लाइट पता चल गई तो लाइट से हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ पर्टिकुलर रेडिएशन इनटू वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रेंजेस, वो स्पेक्ट्रम है। कब इमिशन मिल रहा है, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब ये चीजें समझ आएंगी तब हमें रदरफोर्ड की कमी याद आ गई कि हाँ, व्हाई द रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, क्योंकि उसने एनर्जी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं था। वाले he didn't commenting anything about the energy। ये किसने बोला था? बोहर ने, कि इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in definite circular path associated with fixed energy। Whenever the change in energy of electron will take place, we get electron lines, and change in energy of electron will take place whenever the electron changes its orbit। So question, when electron from jump higher orbit to the lower orbit, then what it will do? Release radiations in form of रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और उन रेडिएशन को प्रिज्म के थ्रू पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इमिशन स्पेक्ट्रम। तो अन्वेषा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, मतलब उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वो कहां से लेगा? इंसिडेंट लाइट से। तो इंसिडेंट लाइट से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली हायर ऑर्बिट में जाने के लिए। तो ट्रांसमिटेड लाइट को जब प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव करेंगे, तो जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली थी, उसकी जगह मौलिक हमें क्या मिलेगा?
backline, and that will constitute the, समझ है? ठीक है, तो रदरफोर्ड की पहली कमी बोहर ने दूर की with reference to the text. दूसरा, रदरफोर्ड was not able to offer the explanation for the stability of an atom, कि भाई एटम स्टेबल क्यों है। तो रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक हमने छोड़ी थी कि ये भाई ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो रदरफोर्ड ने कह दिया भाई घूम रहा है, आगे क्या होगा इसके बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया कि अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन शुड कम क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड फाइनली इट शुड कोलाइड विद द न्यूक्लियस। और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था। अब इसको बोर ने बताया। बोर ने कहा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्स काम कर रही है। रदरफोर्ड ने उधर देखा ही नहीं था। एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहली फोर्स क्या है कि दिस इज न्यूक्लियस एंड हियर दिस इज इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सपीरियंसिंग टू टाइप्स ऑफ। पहली बताइए आपको, इज द electrostatic force of attraction. It is the electrostatic force of attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electron. जहां तक बोर ने कहा कि ये फोर्स इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ खींचती है, तो यहां पर उसने कहा कि इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक और फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल, and this force is diverting the electron away from the nucleus. यानी कि another force is also acting on the electron, that is the centripetal force, which is diverting the electron away from nucleus. और कोइंसिडेंटली दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है। अब ये शबनूर, ये यहाँ पर पेन है, ये रखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं कह रही हूँ भाई मेरा है, मैं खींच रही हूँ। शबनूर ने कहा नहीं मेरा है, ये भी खींच रहा है। तो जिस मैंने इसको पुल किया, अगर उतना ही पुश इस पेन को इसकी तरफ मिला तो पेन यही रखा रहेगा ना, ठीक है ना, क्योंकि जितना पुल है उतना ही पुश है, तो ये मार्कर अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक तो सेंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींच रही है, दूसरी उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज डाइवर्टिंग द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और दोनों फोर्सेस का सुमैया मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक फिक्स डिस्टेंस पे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा और उसके चक्कर में द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज कब होगा, व्हेन चेंजेस इट्स ऑर्बिट। और अगर एनर्जी में चेंज होगा तो क्या होगा, हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, इसको बोर किसने दूर किए और रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स किसने दूर किए, बोर। समझ आया। धीरे धीरे हम किसकी कमियां फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर बोर की कमियां हैं, इसके मॉडल की भी कमियां हैं, वो कौन दूर करेगा, क्वांटम मॉडल ऑफ एनर्जी। समझ रही चीजें, ठीक है ना। धीरे धीरे हम इस पे जा रहे हैं, वो उसी तरफ स्पेक्ट्रम आज समझ आ गया, सबसे बड़ी बात। ठीक है, लिख लिया, समझ आ गया, बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना। आपने अगर सुना है तो इतना सफिशिएंट है मेरे लिए कि when we will get emission spectrum and when we get absorption spectrum। और यहाँ पर इस फोर्स को मैं सेंट्रीपिटल फोर्स कह रही हूँ, ठीक है ना। थोड़े टाइम बाद फिजिक्स में पढ़ के आपको, मैडम आप तो गलत हो, केपी सिंह सर तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता रहे हैं। यस,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वहां पर। केमिस्ट्री में भी कॉल इट एज सेंट्रीफ्यूगल। केमिस्ट्री इतनी ज्यादा वो नहीं होती, उसमें वेगता हो जाता है, ठीक है ना। हम कहेंगे ये वही फोर्स है जिसकी वजह से यू गेट मक्खन फ्रॉम लस्सी। यस, टर्न कर रहे हैं, मक्खन कहाँ जा रहा है, पेरिफेरी के ऊपर, फोर्स है, ठीक है ना। और आगे जाके कहेंगे साइक्लिस्ट अब टर्न करता है, कर रहा है, तो केपी सिंह बताएंगे ये सेंट्रीपिटल है, लेकिन हमारे लिए वो है, हम कह रहे हैं बाहर जा रही है तो वो सेंट्रीपिटल है। तो फिजिक्स की सेंट्रीपिटल और केमिस्ट्री की सेंट्रीपिटल में डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या बता रहे थे, तो केमिस्ट्री में उल्टा था, ऐसा ही है। आगे जाके जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना, वहां भी ऐसी कंसेप्ट है, वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। कि जब गैस के ऊपर काम किया जाता है हम कहते हैं भाई नेगेटिव है, और जब गैस काम करती है तो पॉजिटिव है। और फिर करेंगे, ठीक है ना। अप्रोच का फर्क है बच्चे। हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स में पूरा एक लेसन है और जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों तलवारें लेके अलग अलग डायरेक्शन में कह रहे हैं। हमारे पास एक गैस है, हमने कहा हमने गैस के ऊपर पिस्टन को पुश किया, काम किया, तो वर्क इज डन ऑन द गैस, ठीक है। और जब गैस ने पिस्टन को पुश किया तो हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द गैस। फिर मैंने कहा कि वैष्णवी अगर काम करना पड़ रहा है तो क्या होगा, कि भगवान इतना काम करना पड़ रहा है, इतना होमवर्क दे दिया है, ऑल नेगेटिव थॉट, तो वर्क डन नेगेटिव। और अगर वहीं कोई होमवर्क आपका कर रहा है, वर्क इज डन फॉर यू आर एंजॉइंग इट, यू आर जस्ट चेंजिंग द चैनल्स ऑफ द रिमोट, यू आर एंजॉइंग इट, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी। और फिजिक्स में उल्टा होता है। तो अभी जैसे बच्चों को जब मैं पढ़ा रही थी प्लस वन में, तो एक बहुत नॉटी स्टूडेंट होता था राकेश शावला, कहता मैडम इट कैन बी रिवर्स also. मैंने कहा whenever the work is done on you it is always positive and when work is done by you it is negative. कहते मैडम इट कैन बी रिवर्स ऑल्सो। मैंने कहा नहीं राकेश ऐसा कुछ नहीं होता है। कहता यस फिर मैं बताता हूँ। उनका बता। कहते अगर हमने किसी को थप्पड़ लगाया वी आर एंजॉइंग इट, और अगर हमारा लग गया वर्क डन ऑन अस वी आर नॉट एंजॉइंग इट। उनका बात तो यही है। मैंने कहा पर ये फिजिक्स वालों की अप्रोच है, वी आर कूल पीपल, हम सिर्फ काम में बिलीव करते हैं। फिजिक्स में उल्टा है कि वर्क डन ऑन तो नेगेटिव है, ठीक है। बच्चे अप्रोच का फर्क है ना। एक सिस्टम है, कोई भी यहां पर पिस्टन ले रहे हैं, यहां पर गैस रखी हुई है, अब पिस्टन के टर्म्स में देखना है। तो मैं केमिस्ट्री वाली हूं ना, मैं गैस की बात करती हूँ, मैं गैस की बात करूंगी, और केपी सिंह सर फिजिक्स वाले हैं वो पिस्टन की बात करेंगे। मतलब अगर ये दरवाजा है इसकी हिंज फ्री है, एक तरफ मैं खड़ी हुई हूँ एक तरफ ओजस खड़ा हुआ है, तो अगर दरवाजा अंदर की तरफ आया तो ओजस कहता है मैंने खींचा है। मैं कह रही आपने कैसे खींचा, मैंने दिक्कत दिया है। इट इज द चेंज ऑफ अप्रोच कि अगर मैं अंदर हूं तो आई एम इन द सिस्टम, आई एम द केमिस्ट्री पर्सन, तो मैं सिस्टम के अंदर से देखूंगी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। पिस्टन ऊपर जा रहा है ना, मैं कह रही भाई मैं खींच रही हूँ पिस्टन को, मैं पुश। और फिजिक्स वाले के भी सुनते हैं भाई मैं खींच रहा हूँ, पिस्टन ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं खींच रहा हूँ। मैं कह रही नहीं इसलिए आ रहा है, मैं धक्का दे रही हूँ। दोनों की अप्रोच में फर्क हो जाता है, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में साइन कन्वेंशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। दैट इज ड्यू टू द कंपोजिशन एंड फिजिकल व्यू। फिजिक्स वाले फिजिकली व्यू करते हैं एंड केमिस्ट्री वाले कंपोजिशन सिस्टम के अंदर से चीज को देखते हैं। अभी बात समझ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिजिक्स में आप आइडेंटिफाई करना अलग से, हमारे लिए एक ही बात है सेंट्रीफ्यूगल। गॉट इट, ठीक है। आज का लेक्चर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज्यादा रहता है कि आप समझ आ गया सुमैया, गॉट द रीजन कि व्हाई वी आर स्टडीइंग स्पेक्ट्रम। और ये सारी कहानी रेडिएशन के नेचर ये सब इस पर डिपेंड करती है। अब लिखो बोहर्स थ्योरी, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। और अगले लेक्चर से यू विल फील यू पीपल हैव बिकम क्वाइट इंटेलिजेंट। अब सारी चीजें आ जाएंगी, अच्छी वाली चीजें जो एक्चुअली में बहुत वेटेज वाली है। फोर्थ मॉडल ऑफ एन एटम।
यहाँ तक एटम की जो स्ट्रक्चर की स्टडी होती है बहुत बोर है, बहुत ज्यादा बोर है. नाउ द important things will. So Bohr's model of an atom. बोहर ने अपना मॉडल हाइड्रोजन के रेफरेंस में दिया. हाइड्रोजन के रेफरेंस में उसने एक्सप्लेन किया, और ये उसकी कमी भी थी कि ऑल रिजल्ट्स आर एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वन. He पॉजिटिव में वन. हाँ, He पॉजिटिव वन. हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मॉलिक वन. Li2 पॉजिटिव खुशमन, Li में थ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. Li2 पॉजिटिव. हाइड्रोजन Z is equal to 1 इलेक्ट्रॉन He. Z equal to 2. अगर मैं कहूँ H पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अगर मैंने कहा लिथियम Z is equal to 3. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? और अगर मैंने कहा Be Z is equal to 4. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन तरन? वन. तो क्या ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? इसके लिए मुझे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाना पड़ा. वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एच लाइक स्पीशीज. नोट कर लो. इनको हम क्या कहेंगे? एच लाइक स्पीशीज और मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. यानी कि बोर के जितने भी रिजल्ट्स थे ना, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे थे. ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. खुशबन वाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक? और हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अंकुश, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ओके. So Bohr's model for hydrogen atom is based on the following postulates. क्या पॉइंट थे बच्चे? An atom consists of heavy positively charged nucleus, ये तो रदरफोर्ड ने भी कहा था. And electrons revolve around the nucleus in definite circular path called as orbits. यहाँ तक तो रदरफोर्ड ने भी कहा था. स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट, ये बोहर ने एक नई बात जोड़ दी कि जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट. दैट इज व्हाई दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज द स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट. मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है दैट कैन हैव ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. जैसे स्कूल में है, स्कूल में अलग अलग क्लासरूम्स हैं, तो जिन बच्चों ने 10th क्लियर किया है ऑब्वियसली वो 11th में ही बैठेंगे. ऐसा तो नहीं 11th का स्टूडेंट जहां मर्जी चाहे और वहां जाके बैठ गया, मेरा स्कूल है मैं तो कहीं भी बैठूंगा. इट इज नॉट सो कि ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस क्लास में बैठोगे, ये क्वालिफिकेशन है तो आप इस क्लास में बैठोगे. हर स्टूडेंट के लिए एक अलाउड क्लास है जिसमें वो बैठ सकता है, अपनी मर्जी नहीं चलेगी. तो ईच इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद अ definite amount of energy, and when it is having the definite amount of energy, then it can revolve around the nucleus at a particular distance. और definite amount of energy है, that is why these are called as a stationary state or allowed energy state. यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा in a circular path called as orbit, the energy associated with the electron will remain constant. That is why these are states are called as stationary state or allowed
energy state, and these orbits are concentrically around the nucleus. ये nucleus है, सबका center same होगा. So these orbits are concentric, all have the same center, and these are designated as K, L, M, N. First orbit K, second orbit L, M, N. So write postulates of both SEDI first. First postulate. और लिखा रही हूं, ये भी नहीं पूछे जाते कि राइट द पोस्ट. बच्चे +1 में चीजें समझ के उसको अप्लाई करनी है, लिखाना भी है, क्योंकि वो जब आप पढ़ेंगे तो रिफ्रेशिंग के लिए आपको टॉपिक को समझने के लिए पॉइंट्स चाहिए. पर ऐसा नहीं है जो लिखा गया है वो सारा का सारा +1 के एग्जाम में आएगा, नहीं. स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बता दी आपको, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा? जस्टिफाई दैट द लाइन स्पेक्ट्रा आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट. बोर्ड सेरी में व्हेन डू वी गेट इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसके लिए मुझे सारी कहानी बतानी पड़ी, लेकिन वो सारी कहानी आपने क्रैम नहीं करनी है, क्योंकि इट इज वी हु हैव टू टेल व्हाट यू हैव टू लर्न एंड व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. चीजें अंडरस्टैंड करनी है. आर यू गेटिंग इट? So first, an atom consists of heavy positively charged nucleus. An atom consists of heavy positively charged nucleus. An atom consists of heavy positively charged nucleus. Heavy positively charged nucleus. And electron revolves around the nucleus. And electron revolve around the nucleus in definite circular path. Electron revolve around the nucleus in definite circular path called as orbits, oblique stationary states, orbits, oblique stationary states, or allowed energy state. स्टेशनरी स्टेट के नीचे एरो लगा के लिख लो. स्टेशनरी स्टेट के नीचे अप्लाई एरो एंड राइट in an orbit in an orbit in an orbit the energy associated with electron remains constant or fixed. Energy associated with the electrons remains constant or fixed. हाँ नहीं, इसी में मैंने स्टेशनरी स्टेट का मतलब बताया है. स्टेशनरी स्टेट का मतलब है इन एन ऑर्बिट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट और फिक्स्ड. समझ आ गया स्टेशनरी स्टेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट. Second point, what he said, the electrons in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. These are arranged concentrically around the nucleus. हाँ, पॉइंट्स लिखो जो पोस्टुलेट्स हैं वो लिखने हैं. These electrons in the hydrogen atom can move around the nucleus. These electrons in hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. In a circular path of fixed radius and energy. These orbits are arranged concentrically around the nucleus. सबका सेंटर सेम है.
These orbits are arranged concentrically around the nucleus. Electron in an orbit is having fixed energy. इसी को एक्सप्लेन करी हूँ. इलेक्ट्रॉन इन an orbit having fixed energy. और बच्चे any quantity which is associated with fixed amount. सुनो पहले मेरी बात. Any quantity which is associated with fixed amount is said to be quantized. If you take two chapatis in your diet, I will say your diet is quantized. If you are getting 500 rupees per month pocket, say your pocket money is quantized, its value assign की गई है. तो हम कहेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहती है फॉर एन एटम. तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, मतलब एसोसिएटेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पर हमारी फिक्स्ड एनर्जी का क्या मतलब है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज हैविंग फिक्स्ड एनर्जी. So we will say in an atom, electronic energy is molecular. Which word we will use? Quantized. I have explained the second postulate. Third point. कई स्कूल्स राइट द पोस्टुलेट बोर्ड थ्योरी जैसे क्वेश्चन भी दे देते हैं. सम स्कूल, ठीक है ना, जिनको कुछ ढंग का नहीं देना है, दे डू गिव राइट द पोस्टुलेट बोर्ड थ्योरी. लिमिटेशंस तो अच्छे स्कूल्स में आती है, मतलब देयर आर कैटेगरीज ऑफ स्कूल डिपेंडिंग अपॉन कि विच स्कूल यू आर ऑप्टिंग. सम गिव लाइक दिस आल्सो. Third, when the electron in an atom are in their lowest energy state, बच्चे lowest energy state, ठीक है ना. अंकुश बहुत ज्यादा थक गया है, थकने के बाद बिल्कुल बैठा हुआ है. मैं कह रही अंकुश जो है वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, ठीक है ना. अब कहीं इधर उधर नहीं जाएगा. उस लोएस्ट एनर्जी स्टेट को क्या नाम दे दिया? ग्राउंड स्टेट. मतलब इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इन ग्राउंड स्टेट, मतलब इट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट. तो सेकेंड ऑर्बिट क्या हो जाएगी? एक्साइटेड स्टेट. हायर ऑर्बिट क्या हो जाएंगी? एक्साइटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट. So third postulate is when the electron in an atom is in its lower energy state, they keep on revolving in their respective orbits without losing energy. Energy क्यों नहीं लूज कर रहा है? क्योंकि अट्रैक्शन के टाइम में एनर्जी रिलीज होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो प्रोवाइड करी है. तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इट इज नॉट लूजिंग एनर्जी. ठीक है. Why अन्वेषण एनर्जी क्यों नहीं लूज कर रहा है? बिकॉज इट इज एक्सपीरियंसिंग द centripetal force also without losing energy. The state of an atom is called as the normal state or ground state. Third point लिख लीजिए. When the electron in an atom are in their lowest energy state, they keeps on revolving in their respective orbits. अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में घूमते रहेंगे विदाउट लूजिंग एनर्जी. और एनर्जी क्यों नहीं लूज? दो तरह की फोर्स लग रही है. Without losing energy, and this state of an atom is called as the normal or ground state. इस स्टेट को क्या कहते हैं? नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट. written everybody? आज बात
बात करेंगे क्वांटम, ये देखना बच्चों, इसको लिखना नहीं है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती है टाइम के बाद, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फिर भी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। द एनर्जी इज इमिटेड और ऑब्जॉर्ब्ड कब होगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, यानी कि जब भी अपना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज होती है। द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अ लोअर स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट। लोअर हो गई ग्राउंड स्टेट, हायर में जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट। When energy, required amount of energy is absorbed by the electron, and energy is emitted when electron moves from higher energy state to the lower stationary state in form of quantas, मतलब radiation। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर जा रहा है, एनर्जी इज रिलीज, और जब लोअर से हायर में जा रहा है, एनर्जी इज एब्सॉर्ब। और बच्चे इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? कैन यू टेल मी? यस, यहाँ पर आपको कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा? इमिशन स्पेक्ट्रम, ये मत लिखना। एंड हियर व्हाट वी विल गेट? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आगे बात समझ? डोंट राइट दिस पॉइंट, आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट पॉइंट। आज की बात समझ आ रही है? ठीक है, समझ आ रही है? अब यहाँ से आपको बिल्कुल अटेंटिव हो जाना है, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू होंगे, और ये मैं पढ़ा रही हूँ अभी, और ये +2 का फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स भी है। सेम टॉपिक आपको +2 में मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा, फोर्स थ्योरी वहां पर लिया। तो बेटर है कि जो चीजें यहाँ करो, बोझा +2 के लिए क्यों लेके जाओ? इज इट ओके? कैन आई गेट अ पीस ऑफ पेपर विद पेन? Pardon? नहीं नहीं, अपने आप से लिए, कुछ क्रैम नहीं करना बेटा। ये तो जो खुशबन तेरा मैं देखती हूँ आज के तो, बेटा ये जो सब्जेक्टिव है ना, इसको ना मेरे से डिस्कस जरूर करना क्लास के टाइम पर, कैसे लिखने हैं। आई विल टेल यू द वे हाउ यू हैव टू राइट। वैष्णवी, समय, ये सब लोग तेरी कॉपी है? तेरी, मुझे मालूम है, मेरे वो जो सर है ना, उन्होंने थोड़ा सा गलत चेक कर दिया था, तो फिर मैंने उनसे दोबारा तुम्हारा वो मार्क कराया, ठीक है ना? सबनूर, ये बड़ा अच्छा लिखा है बेटा तूने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वेरी गुड। मतलब अंदर कंटेंट ठीक लिखा हुआ है, वेरी गुड। अन्वेषा, अंकुश बेटा तुम्हें लिख के दिखाना है, ठीक है? हाँ, वो सर ने गलत चेक किए हुए थे। हाँ, सब दे दिए बेटा। मौलिक ऑब्जेक्टिव यू हैव टेकन?
ऑब्जेक्टिव तेरी शायद यहाँ पर है, उधर ही है, ठीक है ना, 92 है, यू हैव ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चे, डन। ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। जो मिस्टेक्स हो बच्चे, एंड मेक अ फाइल, एक फाइल बनाओ जिसमें सारे टेस्ट और ओएमआर साथ साथ रखनी है आपने, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्योंकि जब आपके फाइनल एग्जाम्स वगैरह होंगे तो इन्हीं को देख के आपको देना, ठीक है ना। ये ना हो कि अभी थोड़ी देर में बारिश है तो ये ओएमआर आपकी नाव बनी हुई जा रही हो, मुझे मिले कि हेलो मैडम वी आर यू, ठीक है, संभाल के रखनी है। मौलिक अभी तो थी ना तेरी उम्र, उधर देखते हैं। नेक्स्ट टर्म से पता चल गया है ना, वी विल हैव अ क्लास ऑन थर्सडे आफ्टर बायो, ठीक है ना। आप लोगों के लिए कोई चेंज नहीं है, बस दिन का चेंज है, बाकी सारा ठीक है। एनसीईआरटी बस एक ही आती है। मैं भी देखना मौलिक की ऑब्जेक्टिव शीट का भी, मौलिक प्लीज चेक यही होगी ऑब्जेक्टिव शीट में, 92 अभी तेरे को दिखाए थे मैंने मार्क्स। हाँ एक था 10th क्वेश्चन और एक छोड़ा था, नहीं अभी अभी तो देख रहे थे सब, ठीक है ना। नहीं नहीं बस 10th था एक, और हाँ एक छोड़ा हुआ है। हाँ तो बच्चों को दिखाई दी थी। और सारी चेक